दोस्तों आज जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो एक मॉन्स्टर की है जो कि इंसानों के ऊपर हमला करके उनके मांस को खा जाता है। लेकिन दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को मिस ना कर पाए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी को शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक रिसर्च टीम को देखते हैं जिसमें क्लाइव, हार्वे और पॉल थे। इन्होंने एक जगह का पता लगाया था और इन्हें लगता है कि वहाँ पर खजाना होगा। दरअसल ये लोग एक प्राइवेट कंपनी के लिए वहाँ पर काम कर रहे होते हैं और इनका काम ही था कि रेगिस्तान में डायमंड को ढूंढना। फिर ये तीन लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर इन्हें अंडे की जैसी एक बहुत बड़ी चट्टान दिखती है और इसके ऊपर ये लोग हथौड़ा मारते हैं तो वो चट्टान टूट जाती है और उसमें से एक अजीब सा क्रिएचर निकलकर उन सबको मार देता है। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और शहर में एक लैब को दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर जैक अपने साथी साइंटिस्ट से मिलकर एक टीम की मदद कर रहे हैं और उस रूम का टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस पहुँचने वाला था। लेकिन डॉक्टर जैक अपनी सूझबूझ से वहाँ के टेम्परेचर को कंट्रोल करके उस टीम की जान बचा लेते हैं। फिर उनका बॉस वहाँ पर आता है और डॉक्टर जैक को उस रेगिस्तान में जाकर वहाँ पर कुछ ढूंढने का काम देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक उसी रेगिस्तान में आया है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। वो टैक्सी वाला जैक को उस जगह पर उतारकर वहाँ से चला जाता है और वहीं पर एक बूढ़ा आदमी अपनी छोटी सी दुकान लगाकर बैठा हुआ था। वो दुकान वाला जैक को एक कोल्ड ड्रिंक कैन देता है और इस बंजर रेगिस्तान में उसे एक कोल्ड ड्रिंक मिलती है तो वो सोचता है कि उसकी किस्मत बहुत ही अच्छी है। फिर उसे वहाँ पर लेने के लिए कमांडर कार्ली आता है और उसे अपनी कंपनी के बेस पर ले जाता है और उस बेस के रिसेप्शन पर उसे मिकी के साथ वहाँ पर जॉन मिलता है। मिकी जैक का पासपोर्ट देखकर उसके सामान की चेकिंग करती है और उस सामान में मिकी को एक मशीन मिलता है जो कि एक तरह का ट्रैकर था और वो ट्रैकर जमीन के 2000 फीट नीचे कितना पानी है उसका भी पता लगा सकता था। फिर चेकिंग के दौरान वहाँ पर एक काल का साथी टाइटस आता है। फिर जैक की एंट्री के लिए मिकी एक डायरी को ढूंढती है जिसे जॉन ने कहाँ पर रखा है आप देख ही सकते हो। उसकी ऐसी बदतमीजी के लिए जैक उसे मारकर बेहोश कर देता है और मिकी उस डायरी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जैक और मिकी एक ट्रक में बैठकर उस टीम को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं जो शुरुआत में डायमंड की खोज के लिए निकले थे। उनके ट्रक के ऊपर बहुत सारा लिक्विड फ्यूल था क्योंकि इन्हें इस रेगिस्तान में 1000 किलोमीटर भी भटकना पड़ सकता है। फिर काल भी वहाँ पर बैठकर अपनी गन को लोड करता है। तभी हम वहाँ पर दो नए कैरेक्टर मैग्डा और कर्ट को देखते हैं जो कि इस ट्रक के ड्राइवर थे। निकलने से पहले एक बूढ़ा आदमी टाइटस को एक हड्डी का लॉकेट देता है जिसके ऊपर एक स्कल का डिजाइन था। फिर उनका सफर शुरू होता है और हम देखते हैं कि जैक थोड़ा सा मिकी की तरफ अट्रैक्ट होता है। वहाँ पर काफी देर भटकने के बाद मिकी को वहाँ पर पहले वाला ट्रक दिखता है। फिर सभी लोग वहाँ पर जाते हैं तो ट्रक से थोड़ी दूर उन्हें वहाँ पर दो इंसानी कंकाल मिलते हैं। वहाँ पर एक कंकाल के हाथ में चाकू था जिसे देखकर काल समझ जाता है कि ये बॉडी पॉल की है। सबको इन पर डाउट हो रहा था कि इनकी मौत तो 6-7 घंटे पहले ही हुई होगी, लेकिन इनकी बॉडी डीकम्पोज होकर इतनी जल्दी कंकाल में कैसे बदल गई। मिकी इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को वहाँ पर बुलाने को कहती है लेकिन काल का शक उस तीसरे बंदे पर था क्योंकि वहाँ पर 2 ही कंकाल थे, मतलब उस तीसरे बंदे ने इन लोगों को मारा है। तभी काल इन लोगों को आवाज लगाकर बुलाता है जहाँ उन्हें पैरों के निशान मिलते हैं तो वो लोग उन पैरों के निशान की तरफ चल देते हैं। अब थोड़ी दूर आने के बाद इन्हें समझ में आता है कि शुरुआत में इन्हें 2 पैरों के निशान मिले थे लेकिन अब इन्हें 4 पैरों के निशान मिल रहे हैं। तभी जैक का मशीन डीप करने लगता है और वो लोग उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो वो लोग एक शमशान जैसी जगह पर आते हैं जिसे देखकर हमें लगता है कि ये लोग यहाँ पर काला जादू करते होंगे। टाइटस वहाँ पर जैक को किसी भी चीज को छूने के लिए मना करता है और टाइटस के पास जैसा लॉकेट था वैसा ही वहाँ की हड्डियों पर बना हुआ था। अब कर्ट वापस उनके पास ट्रक लेकर आता है और वो लोग अपने बेस की तरफ निकलकर एक फॉरेंसिक टीम को यहाँ पर भेजने की सोचते हैं। तभी उन्हें एक बॉडी का कंकाल मिलता है, मतलब कि वो तीसरा बंदा भी मारा गया जिस पर काल को किलर होने का शक था। वहाँ पर काल बहुत ही ज्यादा पैनिक हो रहा था क्योंकि उनके साथियों को किसी ने मार दिया था। कॉल उन्हें उस किलर के पीछे जाने के लिए बोलता है लेकिन मैग्डा उसे मना कर देती है क्योंकि वहाँ पर रात होने वाली थी, इसीलिए सब लोग रात वहीं पर गुजारते हैं। फिर जैक को वहाँ पर अपने साथ हुए इंसिडेंट की याद आती है कि कैसे ना चाहते हुए भी वो यहाँ पर आ गया, लेकिन इन सब में एक बात अच्छी हुई कि वो यहाँ पर मिकी से मिला। अब वो रेत पर स्केटिंग करता है जिसे मिकी देख रही थी। अब मिकी उसके ट्रैकर को उसके पास लाती है क्योंकि वो बहुत देर से डीप कर रहा था, मतलब कि वो क्रिएचर उसके आसपास में ही था। लेकिन मिकी और जैक अपने बीच की नजदीकियां बढ़ाने में लगे हुए थे। वहाँ पर फ्लर्ट करते हुए एक दूसरे के बारे में जान लेने के बाद मिकी वहाँ से ट्रक में सोने के लिए चली जाती है
लेकिन जैक वहीं पर रेत में लेटा रहता है। तभी उसका ट्रैकर जोर जोर से बीप करने लगता है और जब वो अगल बगल में देखता है तो वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं दिखता। तभी वो क्रिएचर जैक के सामने आ जाता है, जिसे देखकर जैक चिल्लाते हुए ट्रक के पास जाता है और काल को उठाता है। फिर काल जब टॉर्च लेकर आगे आता है तो वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। काल जैक को समझाता है कि तुम अफ्रीका में हो, शायद तुमने कोई जानवर को देखा होगा। तभी मिकी उसके पास आकर कहती है कि उनके साथियों के कंकाल वहाँ से गायब है। काल को वहाँ पर लगता है कि इसके पीछे जैक का हाथ है। फिर जैक भी काल के ऊपर गुस्सा होकर कहता है कि तुम्हें भी पता है कि यहाँ पर कुछ सुपर नेचुरल हो रहा है, मैं उस हड्डियों का क्या करूँगा। फिर टाइटस उसे वहाँ पर एक क्यूलू के बारे में कहता है, जो कि एक रानी है और वो अपनी प्रजाति की पहली और आखिरी जीव है, जो कि डायनासोर्स के पहले से है। वो सिर्फ दूसरे जीवों के ऊपर आश्रित है। वो शिकार की सिर्फ हड्डियों को ही छोड़ती है। लेकिन ये सारी बातें काल को बकवास लगती है। फिर थोड़ी देर बाद जैक और कर्ट को उस ट्रैकर से वापस बीप की आवाज आती है तो कर्ट मैग्डा को ट्रक उसी डायरेक्शन में ले जाने के लिए बोलता है, लेकिन मैग्डा उसे सुबह होने का इंतजार करने के लिए कहती है। सुबह होते ही वो सभी लोग उस किलर के पैरों के निशान का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर एक जगह पर आने के बाद वो लोग नीचे उतरकर उस किलर को अगल बगल में ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक क्रिएचर मिलता है और काल उसे स्नाइपर से शूट कर देता है और जब उसे गोली लगती है तो वो एक जले हुए कागज की तरह बिखर जाता है। और जब लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता। काल भी वहाँ पर शॉक था क्योंकि वहाँ पर उन्हें अपने साथियों का कंकाल ही मिलता है। फिर टाइटस जैक को कहता है कि उनके साथ ऐसा हादसा जवानी में हुआ था। अब सब लोग वहाँ से जाने का फैसला करके उस ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उस ट्रक में आग लग जाती है, जिसे मैग्डा कंट्रोल कर लेती है। और कर्ट उन्हें कहता है कि इस ट्रक को बनाने में उसे कई महीने लग जाएंगे। वैसे ही पहले से ही ये लोग रास्ता भटक चुके हैं। फिर मिकी के रेडियो चेक करने पर उसे वहाँ पर सिग्नल नहीं मिलता, इसलिए वो सब लोग वहाँ पर रुकने का फैसला करते हैं। उनके पास वहाँ से एक प्लेन गुजरता है, लेकिन उस प्लेन वाले का ध्यान उन लोगों पर नहीं जाता। फिर मैग्डा जैक को कहती है कि हमारे पास यहाँ पर सरवाइव करने के लिए खाने पीने का सामान भी है, इसलिए वो यहाँ पर 2 दिन में ही पैनिक होने की सिचुएशन क्रिएट ना करे। फिर उन लोगों को वहाँ पर रहते हुए कई दिन बीत चुके थे। फिर एक रात को क्रूट टाइटस को वहाँ पर रात में नजर रखने के लिए कहकर वो अपने स्लीपिंग बैग में सोने के लिए चला जाता है। तभी अचानक वहाँ पर टाइटस को किसी के होने का आभास होता है और तभी हम देखते हैं कि वो क्रिएचर कर्ट के पास चला जाता है। फिर टाइटस कर्ट को उठाने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि उसके एक साइड का फेस डीकम्पोज होकर कंकाल में बदल गया है। फिर वो आवाज लगाकर उनके सभी दोस्तों को वहाँ पर बुलाता है, लेकिन उनके आने से पहले ही वो क्रिएचर टीनी पार्ट्स में बदल गया था, जैसे मानो कि ब्लैक रेड जैसा हो गया था। वो टाइटस को भी अपने शिकंजे में घेरने लगे थे। तभी वहाँ पर काल आकर उस स्लीपिंग बैग में फायर करने लगता है। जैक और मिकी भी घायल टाइटस को ट्रक में लेकर जाते हैं। गोली मारने से उस क्रिएचर का कुछ भी नहीं होता। वो क्रिएचर उनकी तरफ बढ़ता ही जा रहा था तो काल वहाँ पर पेट्रोल को छिड़क देता है और लाइटर को जलाकर उनके करीब आने का इंतजार करता है। मैग्डा उसे लाइटर जलाने को मना करती है, लेकिन वो फैसला कर चुका था। फिर जैक उन्हें कहता है कि पेट्रोल की वजह से वो क्रिएचर वापस जा रहा है और ये सुनने के बाद काल वहाँ पर शांत हो जाता है। उसके बाद सब लोग टाइटस को देखते हैं, पर जैक ट्रक के चारों ओर पेट्रोल को छिड़क कर सभी लोगों को वहाँ पर सुरक्षित कर देता है। तभी जैक देखता है कि उस क्रिएचर ने कर्ट के कंकाल में समाकर एक खौफनाक रूप ले लिया है। उसे देखकर काल उस पे गोली चलाता है तो वो क्रिएचर वहाँ से जाने लगता है। फिर वहाँ पर जैक और काल में लड़ाई होने लगती है क्योंकि जैक काल को गोली मारने से रोक रहा था। तभी वहाँ पर मिकी दोनों को रोककर उसे समझाती है कि हमें यहाँ पर आपस में नहीं लड़ना। अब सब प्लान बनाते हैं कि वो खुद ही अपने बेस में जाकर वहाँ से मदद लाएंगे और इन सब में वहाँ पर मैग्डा टाइटस के साथ वहाँ पर ट्रक में ही रहेगी। फिर अगली सुबह जैक, मिकी और काल पैदल उस रेगिस्तान में आगे बढ़ रहे थे। बहुत दूर चलने के बाद उन्हें वहाँ पर एक रेतीला तूफान उनकी ओर बढ़ता नजर आ रहा था, जिसमें वो सभी लोग फंसते हैं। तूफान जाने के बाद वो सभी लोग उठते हैं और जब वो अपने सामान को देख रहे थे तो जैक का मशीन वहाँ पर टूट गया था और उन लोगों ने एक पेट्रोल का बॉक्स भी लिया था, जिसमें से ज्यादातर पेट्रोल वहीं पर गिर गया था। फिर चलते चलते वहाँ पर रात हो जाती है तो वो लोग एक जगह पर रुकने का फैसला करते हैं और वहीं पर वो पेट्रोल को अपनी चारों तरफ डालकर अपने लिए एक सुरक्षित घेरा बनाते हैं। वहाँ पर वो तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे हुए थे। तभी वो क्रिएचर मैग्डा के कंकाल में वहाँ पर आता है और वहाँ पर उसने अपने फेस की जगह मैग्डा का फेस वहाँ पर लगाया था और पेट्रोल के घेरे की वजह से वो उनके पास तो नहीं आता, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। सुबह उन्हें रेडियो पर किसी की आवाज सुनाई देती है। इधर उधर ढूंढने के बाद उन्हें वहाँ पर अपने वही पुराने दोस्तों का ट्रक मिलता है, जिसे लेकर वो शुरुआत में इस अंडे के पास आए थे।
सबसे पहले तो वो अपने लिए एक मदद बुलाते हैं और उसके बाद वो सावधानी से जैक के पीछे उस अंडे के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाने के बाद जैक समझ जाता है कि ये जगह उसी क्रिएचर की है और ये चींटियों के प्रजाति का विकसित रूप है। अब उनका साथी जॉन भी वहाँ पर आ गया था और वो पहले आए हुए लोगों की डेड बॉडी को देखता है और इधर जैक भी समझ गया था कि टाइटस की बात सही थी। फिर जॉन उनको ऊपर बुलाकर अपने गन पॉइंट पर ले लेता है और उनके बाकी साथियों के बारे में भी पूछता है। वो लोग जॉन को सच्चाई के बारे में कहते हैं, लेकिन जॉन को लगता है कि इन लोगों ने डायमंड को लेकर अपने साथियों को मार दिया है, इसलिए वो सबको हथकड़ियां पहनाकर अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने बेस की तरफ बढ़ता है। और ये लोग भी समझ गए थे कि वो क्रिएचर पूरी दुनिया को बर्बाद करने की ताकत रखता है, इसलिए उस क्रिएचर को अभी नहीं रोका तो बाद में रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कार्ल ट्रक की पिछली वाली विंडो को लात मारकर तोड़ देता है और जॉन के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और उसे एक हथकड़ी पहनाकर ट्रक में पीछे डालकर वो सभी लोग वहाँ पर एक माइन की तरफ बढ़ते हैं। और ये लोग भी समझ गए थे कि वो क्रिएचर अपनी एक कॉलोनी बचाना चाहता है। वो सभी लोग एक माइन के पास आते हैं और उनके पास एक लिक्विड एक्सप्लोजर था जिसे वो अपने पास रखकर जॉन को वहीं पर छोड़कर सभी लोग माइन के अंदर आते हैं। उन्हें वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी वहाँ पर जैक को एक पुराना जनरेटर मिलता है जिसे वो चालू कर लेता है और अब वहाँ पर रोशनी तो आ गई थी और ये लोग भी धीरे धीरे अंदर जा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि उस क्रिएचर को भी इन लोगों की होने की खबर हो गई थी। कार्ल उस क्रिएचर को देखकर अकेले अंदर जा रहा था। तभी मैक और मिकी भी उसे अंदर जाने से मना करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता और क्रिएचर उसके ऊपर हमला करके उसके ऊपर एक पिलर को गिरा देता है। जैक उस क्रिएचर का ध्यान भटकाकर अपने पीछे भगाकर उसे एक गड्ढे में गिरा देता है। वहीं मिकी भी कार्ल को उठाकर उस गड्ढे के पास आती है। कार्ल उसको बचाने के लिए जैक को थैंक्स बोल ही रहा होता है कि तभी वो क्रिएचर कार्ल का पैर पकड़कर उसे गड्ढे में खींच लेता है। कार्ल के एक हाथ को मिकी और जैक ने पकड़ रखा था, लेकिन कार्ल अपना हाथ छुड़ाकर वो लिक्विड एक्सप्लोजर के साथ खुद गड्ढे में गिरकर उस क्रिएचर को उड़ा देता है। फिर जैक और मिकी उस धमाके से बचकर एक माइन के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें रानी की एक कोकुन लाइक चीज दिखती है और जहाँ पर वो दोनों थे उस जगह को भी क्रिएचर ने पूरी तरह से घेर लिया था और उन्हें ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगती कि वो कोकुन ही इन सबका कंट्रोलर है। तभी जैक अपने दोस्तों को याद करते हुए उस कोकुन में चाकू मार देता है। तभी वो क्रिएचर भी वहाँ पर मारा जाता है और माइन के कोलैप्स होने से पहले ही वो सही सलामत बाहर आ जाते हैं। तभी उन्हें सामने कुछ दिखता है जिनसे वो शॉक हो जाते हैं। फिर मूवी के एंड में हम दोनों को बाहर टैक्सी का इंतजार करते हुए देखते हैं, जिसमें मिकी उस गाड़ी में कुछ सामान को लेकर वहाँ से चली जाती है और हम देख पाते हैं कि उसके सामान में रानी का एक कोकून था। जैक वहाँ पर कुछ छानबीन के लिए रुकता है और इसी के साथ ये मूवी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।